हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज का हमारा यह लेक्चर जो है थर्ड लेक्चर आ चुका है आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी से संबंधित। जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 1 से लेकर के एंड तक सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इवन हम इसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और बड़ी गहराई से पढ़ते हुए एक एक क्वेश्चन को डीपली सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम हमारा आज का पहला लेक्चर जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ इसको कवर कर रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा आगे बढ़ाते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों के लाभ उठाते रहिए दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर ने, BN राव ने या महात्मा गांधी ने? तो आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर आता है आपको तो आप प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करें क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर की तारीख थी 1946 को, वो दिन था 1946 का वो ईयर था। अब मैं इसके पीछे की बैकग्राउंड आप सभी को थोड़ा सुना दूं। एक्चुअली क्या होता है, हमारा संविधान सभा जब बनता है तो उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। पहली बार सभी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, जिसमें ये कयास लगाई जा रही थी कि 389 लोग वहाँ बैठेंगे। ओके, ऐसा ही हुआ था कुछ। और यहाँ पे इसके जो पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनको अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9 दिसंबर को ये चेयर पे बैठे थे और 11 दिसंबर को ये अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, 11 दिसंबर 1946 में। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है। होपफुली आप सभी को क्लियर होगा। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव रख देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। अब इसके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव या महात्मा गांधी। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे सर भीमराव अंबेडकर होगा इसका आंसर। मुझे पता है दोस्तों आप यही कहेंगे, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर तो ये थे जिन्होंने संविधान बनाया था। इसका प्रारूप यानी कि उसका जो ड्राफ्ट जो है वो किसने तैयार किया था? तो उस समय एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, ओके, जिनका नाम था BN राव। तो इन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी वगैरह आदि नेताओं के सुझाव से इन्होंने जो है एक फॉर्मेट तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उसी ड्राफ्ट के बेसिस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी 6 लोगों की टीम यानी कि टोटल 7 लोगों की टीम ने मिल करके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, है ना, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बना के रेडी किया। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है आप सभी के लिए, तो होपफुली इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द समवर्ती सूची एक्चुअली, है ना। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मित्रों कनकरेंट लिस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? कनकरेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जो है हमारी गवर्नमेंट जो वर्क करती है ये 3 लिस्ट में बांटी गई है। आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक होता है यूनियन लिस्ट होता है और एक होता है कनकरेंट लिस्ट दोस्तों। स्टेट लिस्ट क्या होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कौन कौन से डिसीजन लेगी वो स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है। यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए कौन कौन से डिसीजन लेगी वो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है।
कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट हैं क्योंकि अब इसमें क्या होता था ना, झगड़े हो जाते थे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, इसमें हम लॉ बनाएंगे, इसमें हम लॉ बनाएंगे। तो फाइनली ये रूल लाया गया कि एक ऐसा लिस्ट भी होना चाहिए जिसमें जो है कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया, यानी समवर्ती सूची कहा गया। और इस समवर्ती सूची में ये डिसाइड किया गया दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से ऐसे ऐसे लिस्ट होंगे जिसका निर्णय जो है हमारे देश के जो स्टेट लिस्ट वाले हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे कंट्री के जो यूनियन गवर्नमेंट है वो दोनों डिसीजन ले सकें। तो यह अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के चूँकि हमारा देश का संविधान तैयार हो रहा था, ये तो आपको पता ही है। कुछ ब्रिटेन से लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, अलग अलग जगहों से कुछ न कुछ लिया गया। तो ये जो बात है ये हमारे कंट्री में समवर्ती सूची वाली बात जो है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? होपफुली आपको ये पता चल गया होगा और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉन्करेंट लिस्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे कौन कौन से लिस्ट हैं जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट शामिल किया गया है? तो अब भाई आप खुद सोचो, डिफेंस के बारे में स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना डिसीजन देगी जी। किसके बारे में देगी? हेल्थ के बारे में दे सकती है, हेल्थ के बारे में दे सकती है, एजुकेशन के बारे में दे सकती है। इन सब मामलों में इवन जो है जो साफ सफाई है उसके मामलों में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है दोस्तों। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन प्रारंभ किया गया? तो पहला ऑप्शन है पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, दूसरा है चैम्सफोर्ड सुधार, तीसरा है साइमन आयोग, चौथा है भारत शासन अधिनियम। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके भी आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा चैम्सफोर्ड सुधार। अब देखिए, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है डायरकी। क्या होता है? डायरकी। तो इंडिया में डायरकी कब से आई? अब डायरकी का मतलब क्या है कि इंडिया में दो गवर्नमेंट आने लगी। कौन कौन से आपको पता है? एक तो है स्टेट गवर्नमेंट और एक है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है आप सभी को पता ही होगा, आप सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो केवल स्टेट पे उसका कंट्रोल होता है, वो स्टेट के अंदर कुछ डिसीजन ले सकती है। यूनियन गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर जो है सारे कंट्री की, जैसे इंडिया है, इंडिया के कंट्री के जितने भी स्टेट हैं उस सारे कंट्री के ऊपर डिसीजन ले सकती है, जो कि आपकी यूनियन लिस्ट में आता होगा, और सारे कंट्री को वो कंट्रोल कर सकती है। ये चाहेगी तो अपने कंट्री के कुछ आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो है हमारे देश की सीमा को बढ़ा सकती है या देश की सीमा को घटा सकती है। किसी स्टेट की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, है ना। घटिया डिसीजन लेते हैं, नाम परिवर्तन करके पैसा वेस्ट करते हैं, हमारे कंट्री का टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? चैम्सफोर्ड सुधार। ये कब आया था हमारे कंट्री में? तो ये आया था दोस्तों 1919 में। चैम्सफोर्ड सुधार एक लाया गया था जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया गया था? इसमें द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक भारतीय को यहाँ सम्मिलित किया गया था। अब ये आपका होमवर्क है कि कौन भारतीय था यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ 1919 में ये लाया गया था दोस्तों, और इसमें स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट करके दो हिस्से में हमारी कंट्री को बांट दिया गया था, है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, 1919 के भारत शासन अधिनियम ने केंद्र में क्या क्या किया था? तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखते हैं यूपीएससी में, आपके स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में देखते हैं, एमपी पीसीएस में, या सीजीपीएससी में, या गुजरात पीसीएस में आप देख ही चुके होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल ही चुका होगा। तो प्रश्न ये कहता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम ने क्या क्या दिया। पहला स्टेटमेंट कहता है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। ओके, प्रांतीय कार्य प्रणाली में द्विसदनीय या द्विशासन आरंभ किया। भारत में संघीय शासन व्यवस्था आरंभ किया। और इसके ऑप्शन है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है इसका 2 और 3, तीसरा है 1 2 3 और चौथा है 1 और 2। अभी अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी से ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। अभी अभी जैसा कि मैंने कहा आप सभी को कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। एक तो थी यूनियन लिस्ट और एक थी स्टेट लिस्ट के आधार पे।
तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, तो पहला देखिए इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया हमारा। बी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा इसका मतलब, है ना। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, अब इनमें से हमको देखना है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन। अरे भाई सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या किया था, प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था लेके आया था ना, तभी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में बटा था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया था, यानी फेडरल सिस्टम को स्टार्ट किया था, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये कब लाया गया था मैं आपको बता देता हूँ। ये 1919 नहीं बल्कि 1935 के एक्ट से लाया गया था। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट से इसको लाया गया था। तो 1919 से क्या क्या लाया गया था, एक तो लाया गया था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, पहला वाला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लाई गई थी, यानी डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम लाया गया था। तीसरा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई थी, जो कि सेकंड स्टेटमेंट है आपका। चौथा, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी यूपीएससी का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी में 2021 के प्रश्न में, 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आ चुका है, ये स्टेटमेंट आ चुका है। तो 1919 के अधिनियम से लाया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था, यानी स्टेट का बजट अलग होगा और सेंटर का बजट अलग होगा, ये इसी 1919 के एक्ट से लाया गया था। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ भैया, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर हुआ आंसर नंबर डी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हर एक क्वेश्चन पर मैं डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा, तो वो आप देख ही रहे हैं, है ना। और होपफुली आपका नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। आप सारे स्टेटमेंट वीडियो पॉज करके पढ़िए दोस्तों, और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें, राज्यों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि राज्यपालों ने, माफ कीजिएगा, राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा कि राज्यपाल मना करेंगे ऐसा? तो दोस्तों ऐसा तो सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका, है ना। दूसरा, केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की, ये भी गलत है। केंद्र भाई प्रांत को जब वहाँ पे सेपरेट हो रहा है तो क्यों नहीं प्रदान करेगा, ये भी गलत है स्टेटमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तन कर दिया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो बच गया फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के पक्षकार घोषित कर दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने, ना किसी भी टाइप के गवर्नमेंट ने इंडिया में कभी नहीं कहा कि हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेवर करते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने बोल दिया था। तो यही क्वेश्चन है कि सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र क्यों दिया गया, तो इसी वजह से दिया गया कि आप उनके तरफ से ब्रिटिश हुकूमत ने बोल दिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था। तो निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 से कौन सा प्रस्ताव नहीं था, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए आप दोस्तों। पहला ऑप्शन है, लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। दूसरा ऑप्शन है, प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध। तीसरा है, संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था। और चौथा है, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, है ना। इस प्रश्न का उत्तर देने की आप सभी कोशिश कीजिए कि कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था, इसमें से कौन सा एक प्रस्ताव जो है वो नहीं था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। ये इसमें नहीं था, क्योंकि संविधान सभा जो बन रही थी, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ नहीं थी, वो बिंदास हो चुकी थी। यहाँ पे केवल माउंटबेटन थे लास्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश हुकूमत के, वो तो भारतीयों को सौंप रहे थे भैया, तो वो क्यों दखल देंगे इसमें। तो इसका आंसर होगा डी। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, 7, 9, 12 या 15। इस प्रश्न का उत्तर जो है आप दीजिएगा दोस्तों, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ओके,
तो होपफुली आप सभी को ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें ये पहला चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे इसके प्रीएम्बल और आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 5 तक हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम नागरिकता वगैरह सब भी देखेंगे दोस्तों, है ना। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 3, फिर उसके बाद 4, 5 भी आगे इसमें कवर करेंगे। नागरिकता तक का टॉपिक इसमें आपका कवर कर दिया जाएगा, उद्देशिका भी कवर कर दिया जाएगा। तो होपफुली आपको ये कैसा वीडियो लेक्चर लग रहा है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है? तो होपफुली अगर आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शेयर करेंगे, आपके फ्रेंड्स देखेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस चैप्टर को और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। अदरवाइज़ मैं इसको बीच में ही रोक दूंगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।